नमस्कार दोस्तों, संगम दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे यहाँ उत्तराखंड आधुनिक जो इतिहास पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का, इसके ऊपर बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमारा जो यूनिट चल रहा है ये हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन या कुमाऊं कमिश्नर, है ना। और ब्रिटिश शासन कैसे शुरू हुआ ये आपने कल भी जाना, परसों भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया था कि किस तरह से जो है गोरखाओं की सत्ता आपने समाप्त किया और किस तरह से 28 अप्रैल 1815 से यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने अपना शासन शुरू किया और फिर उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पर कार्य किए गए, इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट हमने बात किया था, कल जो हमने सीरीज पढ़ा था, हमने मित्रों जाना था कि ये जो 24 कुमाऊं कमिश्नर है ये किस प्रकार से अपना जो यहाँ शासन शुरू करते हैं, अपनी सत्ता शुरू करते हैं और किस तरह से शासन चलाते हैं। इनमें कल हमने जान लिया था कि पहले थे आपके कौन, पहला जो कुमाऊं कमिश्नर बना था वो पढ़ा था हमने, कल ही बात किया था कि एडवर्ड गार्डनर था, जिसको आप ई गार्डनर लिखते हैं, जो 3 मई 1815 को कुमाऊं का पहला कमिश्नर बन के आया, जो आपका अजय रावत के अनुसार 9 महीने यहाँ रहा। और यदि आप बद्रीदत्त पांडे को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि 6 माह तक उत्तराखंड में रहा। जैसे ही संगोली का संधि हुआ 28 नवंबर या 2 दिसंबर को, उसके बाद आपने जाना कि ये जो है राजनीतिक जो हलचल हुआ, राजनीतिक जो घटनाक्रम हुआ, इन्हीं को जो है इन्हीं के लिए कहाँ चला गया, नेपाल चला गया, है ना। फिर हमने देखा इसी क्रम को आगे बढ़े हम लोग, तो फिर लगभग 6 या 9 महीने तक केवल जो बहुत ज़्यादा कार्य यहाँ नहीं करेगा, राजनीति में ही, राजनीतिक उठापटक में ही जीवन इसका व्यतीत होगा और फिर नेपाल चला जाएगा अंग्रेजों के कहने पर। इसके बाद दूसरा जो कमिश्नर यहाँ बनेगा 1816 में बेटा, वो आपने पढ़ा था कि 1815 में आए थे कौन, 22 जुलाई 1815 को ये जो गढ़वाल तहसील था इसका सहायक बनाया गया था, किसको, विलियम ट्रेल को। और फिर वो विलियम ट्रेल जो है कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर बनेगा 1816 में, और 1835 तक आपने पढ़ा था किसको, विलियम ट्रेल के बारे में जाना था। ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा विलियम ट्रेल के बाद मैंने कल आपको समझा दिया था क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इसके समय में हुआ था। और फिर आपने पढ़ा कि मोजले स्मिथ लगभग 6 महीने तक उत्तराखंड का पहला कार्यवाहक कमिश्नर बन के आया, कौन, मोजले स्मिथ। फिर आप आगे बढ़े, यहाँ से आपने जाना कि मोजले स्मिथ के बाद अगला जो कमिश्नर बनकर आया है वो 2 साल के लिए बनकर आया था उत्तराखंड का तीसरा कमिश्नर, और ये था आपका कौन, गोबान या गोयान कहा जाता है ना। गोबान कुमाऊं का सबसे अप्रिय कमिश्नरों में से एक है और लोकप्रिय था ये जनता के बीच, और इसीलिए इसकी जांच के लिए जो है मार्टिन बर्ड आए थे, और इसके बाद इसके ऊपर जांच जो रही वो इसमें दोषी पाए गए और वापस भेज दिया गया इन्हें। और फिर जो आए वो टॉमस लूसिंगटन बने, कब, 1838 में, और ये रहे कब, 1848 तक। प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड का चौथा कुमाऊं कमिश्नर का रहा कौन, लूसिंगटन, और कार्यकाल के दौरान भी मृत्यु हुआ था किसका, लूसिंगटन का ही। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम तो अगली बात करेंगे जॉन हेलिट बैटन की। अगला जो कमिश्नर था इसके बाद वो कौन था, जॉन हेलिट बैटन, और फिर इसके बाद हेनरी रेमजे पर, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, इसमें हम बात करेंगे किसके ऊपर, जॉन हेलिट बैटन तथा हेनरी रेमजे के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुमाऊं के जो आपके 5वें कमिश्नर रहेंगे वो कौन है, जॉन हेलिट बैटन। किसकी बात करेंगे बेटा, जॉन हेलिट बैटन के विषय में पढ़ेंगे कि जॉन हेलिट बैटन जो थे ये जो है कुमाऊं के कितने नंबर पर कमिश्नर रहे, तो 5वें कमिश्नर, और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले जॉन हेलिट बैटन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो जॉर्ज हेलिट बैटन कुमाऊं के क्या थे, 5वें कमिश्नर थे। आप सभी जानते हैं बेटा कि पहला कौन था, एडवर्ड गार्डनर, दूसरा कौन है, विलियम ट्रेल, तीसरा कौन है आपका जो है गोबान या गोयान, और चौथा कौन था, लूसिंगटन। यहाँ तक का पढ़ चुके थे। 5वें नंबर पर कौन है आपके, तो जॉन हेलिट बैटन। कमिश्नर के पद पर आने से पूर्व 1836 से 38 तक ये गोबान के भी क्या रहे, सहायक रहे, और इसके बाद कुछ समय तक गढ़वाल में तथा कुछ समय जो है कुमाऊं में ये बंदोबस्त अधिकारी रहे लूसिंगटन के समय में। और जब आप बंदोबस्त पढ़ेंगे तो 1840 में गढ़वाल का बंदोबस्त और 44 में कुमाऊं का बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। तत्पश्चात ये लूसिंगटन के साथ कार्यरत रहे बेटा। बैटन को सर्वप्रथम गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर वो सेटलमेंट अधिकारी बनाया गया, और इसके बाद 39 से 48 तक सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और सेटलमेंट ऑफिसर कहाँ नियुक्त किया गया, कुमाऊं में। और वही मैंने आपको बोला कि गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों ही
ही जगह पर सेटलमेंट ऑफिसर बंदोबस्त अधिकारी के पद पर रहा और 40 और 44 के बंदोबस्त इसी ने कराए थे। बैटन के शासनकाल में बैटन के शासनकाल को बेटा कुमाऊं कमिश्नरी का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल हेनरी रैमजे के शासनकाल को कहा जाता है। यदि ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्णकाल पूछेगा तो फिर आपको कुमाऊं का जो राजा है हेनरी रैमजे उसके शासनकाल को लिखना है। और यदि आपको जो है कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल पूछा जाएगा तो फिर आपको जो है बैटन का काल लिखना है। बैटन के समय में अप्रशिक्षित पटवारियों के स्थान पर शिक्षित पटवारियों का नियुक्ति किया गया, जिसका सीधा सा मीनिंग है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया किसके लिए? पटवारी के पद पर जो नियुक्त होगा, है ना। बैटन ने ही 1849 में अल्मोड़ा में दवाखाने की पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा तथा लोहाघाट में शाखाएं स्थापित करी बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अगली बात करेंगे। तो खजांची तुलाराम ने क्या किया था? अल्मोड़ा दवाखाने के लिए नियमित चंदा दिया करता था। बैटन के समय में असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची गढ़वाल में सर्वप्रथम लोहे के सस्पेंशन ब्रिज बनाता है बेटा। और ये कहाँ बनाया जाता है? तो श्रीनगर के अंतर्गत बेटा पहला लोहे का जो सस्पेंशन ब्रिज है वो स्ट्रेची की सहायता से बनाया जाता है। किसके काल में? बैटन के समय में। बैटन के समय में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ शिफ्ट हुआ था बेटा? तो नैनीताल। ये प्रश्न मैंने कई दिन आपको बता दिया कि 1854 में ये जो कुमाऊं जनपद या कुमाऊं कमिश्नरी था इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ चला गया था? नैनीताल। और मैंने बेटा आपको रीजन भी बता दिया था कल इसका कि अल्मोड़ा की अपेक्षा नैनीताल का विकास बहुत तेजी से हुआ था और इसीलिए ये जो आपका जो है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? तो ये आपका नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बैटन ने नैनीताल को एक लोकप्रिय पर्यटन नगरी के रूप में भी क्या किया था? विकसित किया था। बैटन के समय में ही चाय की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेटा निःशुल्क जागीरें कृषकों को प्रदान कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा मोस्ट है, ध्यान रखिएगा बेटा। ये कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय को भी ध्यान रखिएगा और निःशुल्क जागीरें भी याद रखिएगा। तीसरा जो प्रश्न चलता है इसके समय का बेटा, वो जो गंग नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ ना वो 1854 में किसके समय में पूरा हुआ था? तो बैटन के समय में। 4-5 प्रश्न बेटा इसके यहाँ से छपते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं वो भी आएगा। बैटन के समय में डाक बंगलों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया गया तथा 1849 ईस्वी में डाक बंगलों को यात्रियों के लिए बेटा क्या है? खोल दिया गया था। इसके बाद बैटन के समय में ही 1854 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण जो है पूरा हुआ था, इसका निर्माण कार्य, ठीक है। समझते हैं बेटा, ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये हरिद्वार से निकाली गई है और हरिद्वार से 570 किलोमीटर जाती है बेटा ये। और ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये कहाँ तक जाती है? कानपुर तक जाती। कहाँ तक जाती बेटा? कानपुर तक जाती है ना। इसकी अलग अलग शाखाओं को यदि आप जोड़ेंगे इसका लेंथ तो फिर बेटा ये 56 से 5700 किलोमीटर के आसपास क्या है? लंबी नहर है। और ये बलौदी की जो पुस्तक है बेटा उसके आधार पर इसका लेंथ दिया गया है। आप देखते हैं ये जो ऊपरी गंगा नहर है बेटा इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो बी काटले नाम का ब्रिटिशर था बेटा जिसने ऊपरी गंगा नहर को क्या किया था? डिजाइन किया था। इसके बाद आप आगे देखेंगे बी काटले उत्तराखंड में अनेक नहरों का निर्माण करता है, इसीलिए बेटा इसे उत्तराखंड का भगीरथ की संज्ञा दिया जाता है। उत्तराखंड का भगीरथ भी किसको कहते हैं? तो बी काटले को कहा जाता है ना। और बी काटले ने ही डिजाइन तैयार किया था बेटा आपका किसका? ऊपरी गंगा नहर का, जो कहां से निकाली गई? हरिद्वार से। कब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ? 1844 में। किसके समय निर्माण कार्य शुरू हुआ? तो लुसिंगटन के 1854 में बनकर किसके समय में तैयार हुई? तो आपका किसके समय में बनकर तैयार हुई? तो ये था आपका बैटन के समय में, है ना। और लॉर्ड डलहौजी ने बेटा क्या था? इसके उद्घाटन में जो आए थे वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1840 में गढ़वाल तथा 1844 में इसने भूमि बंदोबस्त कराए कुमाऊं में। मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब लुसिंगटन कुमाऊं कमिश्नर था तो उसके समय में ये राजस्व अधिकारी था, बंदोबस्त अधिकारी था। और 1840 में गढ़वाल का भूमि बंदोबस्त तथा 1844 में कुमाऊं का बंदोबस्त कराया बेटा। और यदि इससे आपको क्वेश्चन निकालना है तो ये बंदोबस्त कैसा था? 20 साला बंदोबस्त था। कैसा था बेटा? 20 साला बंदोबस्त था। और फिर आगे जो बंदोबस्त होना था वो 1863-64 में हुआ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नवा बंदोबस्त था, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1856 में आप पढ़ेंगे बेटा बैटन के स्थान पर कुमाऊं के अगले कमिश्नर कौन बने? तो
हेनरी रैमजे को बनाया गया। किसको बनाया गया? हेनरी रैमजे। तो अगली बात कर लेते हैं किसकी? हेनरी रैमजे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं बेटा, है ना। और हेनरी रैमजे सबसे महत्वपूर्ण कमिश्नरों में से एक है। उत्तराखंड के कमिश्नरों की यदि बात करी जाए तो उत्तराखंड के कमिश्नरों में सबसे महत्वपूर्ण जो कमिश्नर है, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है बेटा, वो किसका आता है? तो हेनरी रैमजे का आता है, जो 1856 में कमिश्नर बने और कब तक रहे? 1884 तक, है ना। और यदि बात करेंगे बेटा तो लगभग 44 से 50 साल ये पूरे के पूरे कहाँ? उत्तराखंड में रहेंगे या कुमाऊं क्षेत्र में रहेंगे और अच्छी तरह से कुमाऊनी भाषा पढ़ना लिखना बोलना आ जाता था। किसको? हेनरी रैमजे को, है ना। तो जैसे ही हेनरी रैमजे 1856 में आपका क्या है? कमिश्नर बनेंगे कुमाऊं के, इसी समय आप देखते हैं कि भारत में 1857 की जो क्रांति है बेटा, इसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। 1857 की क्रांति में यदि बात करेंगे तो 23 जनवरी 1857 को सबसे पहले ढाका बांग्लादेश में शुरू हुआ था। आप इसका रीजन थोड़ा सा जानिएगा तो बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि इससे पहले भारत में ब्राउन बेस राइफलें चलते था, जिनकी जगह पर एनफील्ड राइफलें शुरू किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। एनफील्ड जो राइफलें थी वो उसमें जो है कारतूस लगते थे और वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनाए जाते थे और यही इसका जो है तात्कालिक कारण था। फिर आप देखेंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो हम देखेंगे कि 29 मार्च के आसपास वेस्ट बंगाल में जो आपका मुर्शिदाबाद है वहां पर बैरकपुर एक छावनी है और वहां पर जो उसकी 34वीं रेजिमेंट का जो सिपाही था मंगल पांडे, उसने यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, उनको गोली मार दिया था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 8 अप्रैल का दिन था और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और फिर इस प्रकार से ऑथेंटिक जो शुरुआत हुआ बेटा इसका, ये 24 अप्रैल 1857 को मेरठ से हुआ और पूरे इंडिया में अलग अलग इसका जो है नेतृत्व किया गया अलग अलग स्थानों पर, है ना। जिसमें कुछ जगहों के बारे में आप जानते हैं, जैसे बिहार क्षेत्र में तो कुंवर सिंह ने किया था, कानपुर में आप जाएंगे तो तांत्या टोपे ने किया था, है ना। झांसी वाले एरिया में जाएंगे तो महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली की बात करेंगे तो अंतिम 12वां उत्तरकालीन मुगल शासक बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। बरेली की बात करेंगे तो खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। यदि आप अवध या लखनऊ की बात करेंगे तो वाजिद अली शाह के द्वारा, जो कि अवध का अंतिम नवाब भी था, उसके द्वारा अवध में इसका नेतृत्व किया था। तो जैसे ही बेटा ये कमिश्नर बन के आएगा 1856 में, वैसे ही इसके सामने जो है 1857 का जो रिवोल्ट होगा, जो विद्रोह होगा, इसका पृष्ठभूमि तैयार मिलता है इसको, है ना। और फिर हम देखेंगे इसमें आगे बात करेंगे कि जैसे ही रैमजे जो है यहाँ कमिश्नर बनेगा बेटा तो फिर 1857 की क्रांति इसी के समय में शुरू होगा ना। थोड़ा सा जानते हैं, फिर 1857 पर बात करते हैं। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, कुमाऊं का राजा के उपनाम से जाना जाता है बेटा, कुमाऊं का केसर कहा जाता है, राय साहब की उपाधि इनको दी जाती थी। क्या कहा जाता है? राय साहब। इनको बेटा कुमाऊं के तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है, तराई भाबर क्षेत्र का इनको क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लिखते हैं इतिहासकार कि तराई भाबर क्षेत्र में ये जो मलेरिया नामक महामारी था बेटा, उस मलेरिया नामक महामारी से निजात दिलाया था और इसीलिए इसको तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। राय साहब इसको कुमाऊं की जनता जानती थी राय साहब के नाम से, क्योंकि ये पूरी तरह से कुमाऊनी भाषा बोल लेता था और इसीलिए कुमाऊं की जनता के बीच बेटा ये किसके रूप में फेमस था? तो राय साहब के रूप में, है ना। अब बात करेंगे 1857 की क्रांति की, थोड़ा सा समझ लेते हैं 1857 का रिवोल्ट को। तो देखिएगा जरा कि क्या क्या चीजें इसमें था, है ना। 1857 की क्रांति को थोड़ा सुन लीजिए, फिर चलते हैं रैमजे पर कि उत्तराखंड में क्या क्या घटनाएं हुई थी बेटा, और इसको आपने जो है पेपर तक लेकर जाना है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट की तो हम जानेंगे इसमें कि 1857 की जो क्रांति थी, इस समय बेटा ये पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर आपका क्या है? बरेली शहर है। और उत्तराखंड में जो नेतृत्व किया था वो बरेली के खान बहादुर खान ने किया था। सबसे पहले किसने बेटा? बरेली के खान बहादुर खान को इसकी कमांड सौंपी गई थी कि आप उत्तराखंड क्षेत्र में 1857 की क्रांति के रिवोल्ट को देखेंगे। आगे बेटा लखनऊ की बात करेंगे, जिसको अवध क्षेत्र कहते हैं। लखनऊ जो गोमती नदी के तट पर है, यहाँ का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था बेटा। कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था यहाँ पर? तो वाजिद अली शाह। और इन दोनों ही लोगों ने 1857 की क्रांति को प्रोत्साहित किया था उत्तराखंड में, है ना।
अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बेटा 1857 की क्रांति में ये जो अंग्रेज थे कुमाऊं क्षेत्र में, इनको खदेड़ने के लिए बरेली का जो आपका जो नवाब था या बरेली क्षेत्र में जो शासन कर रहा है बेटा खान बहादुर खां, वो अपने सेनापति काले खां को भेजेगा। किसको भेजेगा? तो काले खां को भेजेगा बेटा, यहाँ पर है ना। और काले खां यहाँ पर आता है, अल्मोड़ा जीतने के लिए भेजा जाता है, परंतु बेटा ये 17 सितंबर 1857 को अधिकार कर लेता है। कहाँ पर? हल्द्वानी पर एक दिन के लिए, और फिर आगे अंग्रेजों के द्वारा इसको पराजित किया जाता है। यदि बात करेंगे बेटा तो ये जो 1857 की क्रांति का उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहा था? तो काली कुमाऊं के क्षेत्र पर। कहाँ रहा बेटा? काली कुमाऊं के क्षेत्र पर। जब काले खां असफल रहा खान बहादुर खां का सेनापति, तो फिर काले खां ने वाजिद अली खां के साथ मिलकर बेटा, इन दोनों ही लोगों ने ये जो आपके कुमाऊं के चंपावत के रहने वाले थे बेटा, किस गांव के? बिसुंग गांव के, जो कि लोहावती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? लोहावती नदी के तट पर। कौन सा गांव है बेटा? तो बिसुंग गांव। कौन सा गांव है? तो बिसुंग गांव। यहाँ के कौन थे? तो कालू मेहरा की बात करते हैं बेटा। कालू मेहरा किस गांव के थे? तो बिसुंग गांव के। और इस समय इनका कुमाऊं क्षेत्र में बेटा राजनीतिक उत्कर्ष है, यानी कि ये इस समय जो है नेतृत्व कर रहे हैं कुमाऊं क्षेत्र में यहाँ की जनता का। और फिर संपर्क करते हैं बेटा अवध का जो नवाब है आपका वाजिद अली शाह और खान बहादुर खां इनसे, ठीक है ना। और फिर हम बात करेंगे कि जैसे ही ये कालू मेहरा से संपर्क करेंगे बेटा, उसको आर्थिक तथा सैन्य सहायता देने की बात करेंगे, तो कालू मेहरा जो है उत्तराखंड में या कुमाऊं के इस क्षेत्र में एक क्रांतिवीर नामक संगठन बना लेते हैं। कौन सा संगठन बेटा? तो क्रांतिवीर संगठन की स्थापना कर लेते हैं, जिसमें मूलतः कितने लोग थे? तो 3 लोग होते हैं, आनंद सिंह, बिशन सिंह और कालू मेहरा। 3 लोगों के द्वारा बनाया जाता है बेटा क्रांतिवीर संगठन। और क्रांतिवीर संगठन की जो शुरुआत करते हैं वो कालू मेहरा बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्रांतिवीर संगठन जैसे ही बेटा नियुक्त बनता है, वैसे ही ये लोग सबसे पहले चंपावत में ही पुलिस की बैरकेड बनी होती, बैरकें बनी होती है, और इस पर जो है हमला कर देते हैं। इस पर पहला जो है अटैक कर देते हैं। कहाँ? चंपावत वाले एरिया में। ये जो जगह चामासारिया इस नाम से जाना जाता है बेटा, और यहाँ पर अनेक पुलिस वाले जो है इस छावनी को ये आग के हवाले झोंक देते हैं या आग लगा देते हैं, जिसमें बिशन सिंह और आनंद सिंह भी मारे जाते हैं, जो क्रांतिवीर संगठन के सदस्य थे। और साथ में अनेक पुलिस वालों की यहाँ क्या है? मृत्यु हो जाती है। पुलिस कॉलोनियों में लोग जलकर जो है मर जाते हैं। इसके बाद इनको जो है क्या किया जाता है? ये जो आपकी ब्रिटिश जो फौज है या अंग्रेज सेना, उनके द्वारा कालू मेहरा को भी क्या है? अरेस्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके लिए कि यदि आपको 1857 की क्रांति की बात करी जाए, तो इस दौरान गोरखाओं ने एक सेना भेजी थी अंग्रेजों के सहायता के लिए, जिसको किस नाम से जाना जाता था? रणवीर सेना के नाम से जाना जाता था। छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपको पेपर में। सेकंड, यहाँ से एक और क्वेश्चन बेटा आपके लिए आएगा कि फांसी नामक जो गदेरा है ना, फांसी नामक गदेरा जो 1857 की क्रांति के समय फेमस था, ये फांसी नामक गदेरा कहाँ है? तो नैनीताल में है। कहाँ है बेटा? तो नैनीताल में। और इस जगह पर 1857 की क्रांति के सभी लोगों को, उत्तराखंड के जो भी लोग इसमें शामिल थे, उनको फांसी दिया गया था। इसीलिए बेटा आपका कौन सा गदेरा फेमस है? तो फांसी नामक गदेरा भी 1857 की क्रांति के दौरान ये क्या था बेटा? प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर था। अगला क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने किस किस को इसका दमन करने के लिए भेजा था? तो हेनरी रैमजे तो थे ही, साथ में बेटा अगला अधिकारी नियुक्त किया था किसको? चैपमैन को। तीसरा जो अधिकारी नियुक्त किया था ये कौन था बेटा? तो मैक्सवेल नाम का अधिकारी था। कौन था? मैक्सवेल, है ना। ये 3-4 लोग बेटा अपॉइंट किए थे यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हेनरी रैमजे के समय में या कुमाऊं में बेटा पहली बार मार्शल लॉ कब लगाया गया था? मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन, तो ये 1857 की क्रांति के समय में ही कुमाऊं में लगाया गया था बेटा। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा, है ना। तो ये सभी चीजें आपसे पूछी जाती कब? 1857 की क्रांति के समय में। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ जो है 1857 की क्रांति के समय बेटा दिखाई देगी। तो मैंने आपको बोला राय साहब, तराई, भाबर का, विश्वकर्मा, सारा के सारा किसको कहते हैं? हेनरी रैमजे को। ये बेटा बरेली के तत्कालीन, ये बरेली के तत्कालीन क्या है? तत्कालीन बरेली क्षेत्र में जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ये कौन है बेटा? खान बहादुर खां। जबकि अवध से किसने किया था? वाजिद अली शाह ने। अब देखो बरेली से नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति का? खान बहादुर खां। और सीधा प्रश्न बोलेगा कि उत्तराखंड में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था बेटा सबसे पहले 1857 की क्रांति का? तो खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने अपने सेनापति काले खां को 17 सितंबर 1857 को एक सेना के साथ उत्तराखंड के अल्मोड़ा पर अधिकार करने के लिए भेजा, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा कि अंग्रेजों का जो इस समय
कॉलोनी था, छावनी है वो कहाँ है, अल्मोड़ा में ही कैपिटल था। और इस सेना ने 17 सितंबर 1857 को एक दिन के लिए बेटा अल्मोड़ा के स्थान पर नैनीताल के किस पर विजय जो है किया, तो हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया। किसकी सेना ने, तो काले खां की सेना ने। किसने भेजा था बेटा, तो बरेली का जो तत्कालीन नवाब या बरेली क्षेत्र से जो नेतृत्व कर रहा था वो खान बहादुर खां था। उत्तराखंड में 1857 की क्रांति को कहां से शुरू हुई थी बेटा, तो काली कुमाऊं। काली कुमाऊं जो है चंपावत क्षेत्र का ही नाम है और इसी एरिया से शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था बेटा, वाजिद अली खान था। या वाजिद अली खान जो है ये अवध का अंतिम नवाब भी होता है बेटा। कहाँ का, अवध का अंतिम नवाब, याद रखिएगा। इसने 1857 की क्रांति के समय चंपावत के कालू मेहरा को एक पत्र भेजा जिसमें इसने कालू मेहरा को बेटा क्या प्रलोभन दिया तथा उसे क्रांति में शामिल होने को कहा। और इसके पश्चात ही कालू सिंह मेहरा ने बेटा 1857 की क्रांति में शामिल हो जाते हैं या शामिल होने का निश्चय किया। तो सीधा प्रश्न आता है कि किसने बेटा उसको कहा था, तो आपका अवध का नवाब वाजिद अली शाह। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट बात करते हैं। आगे जब आप जाते हैं बेटा तो 1857 की क्रांति के दौरान ही कालू मेहरा ने कौन सा संगठन बनाया था, क्रांतिवीर संगठन। और क्रांतिवीर संगठन में बेटा कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। पहला नाम क्या है, कालू मेहरा, ये तो आप जानते ही बेटा, दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। दूसरे कौन थे, बिशन सिंह। और तीसरे कौन है बेटा, तो आनंद सिंह। 3 लोगों का ये संगठन था, क्रांतिवीर संगठन। 3 लोग थे इसमें, कालू मेहरा, बिशन सिंह और आनंद सिंह। बेटा ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन क्रांतिवीर संगठन का सदस्य था या नहीं था, तो आप तीनों नाम को स्पष्ट रखिएगा। इस क्रांति के समय गोरखों ने अंग्रेजों की सहायता के लिए बेटा कौन सी फौज भेजी थी, रणवीर सेना। बेटा छपेगा कभी भी पेपर में, तो गोरखाओं ने कौन सी सेना इनकी सहायता के लिए भेजी थी, बेटा नाम क्या था, रणवीर सेना। प्रश्न आएगा कि 1857 की क्रांति में गोरखों ने किसकी सहायता किया था बेटा, तो अंग्रेजों की सहायता किया था। क्लियर है ना। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर कौन है, लॉर्ड कैनिंग। बेटा आप जानते ही हैं कौन थे इस समय भारत में, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री था बेटा वो कौन था, लॉर्ड पाल्मर्स्टन। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटेन से जो स्पेशल अधिकारी भारत आया था वो कौन था, तो कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। बेटा ये जानेंगे 1857 में मॉडर्न इंडिया में। और उत्तराखंड में इस क्रांति का दमन करने के लिए निम्न अधिकारी थे बेटा, छपेंगे क्वेश्चन यहाँ से भी कि कौन था या नहीं था, तो हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर था। और गढ़वाल का सहायक कमिश्नर इस समय जॉन हेलिट बैटन था। बेटा ध्यान रखना 1857 के समय हेनरी रैमजे के साथ ब्रिटेन से भेजा गया मैक्सवेल को, चैपमैन को और चैपर को। बेटा ये 4 लोगों ने दमन किया था उत्तराखंड क्षेत्र में। 4 अंग्रेज थे यहाँ पर, 4 अंग्रेज अधिकारी थे और इन्होंने ही दमन किया था बेटा इसका। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं मैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं कि फांसी नामक गधेरा नैनीताल में स्थित था बेटा, जो 1857 की क्रांति के दौरान फेमस था। और ये 1857 के क्रांतिकारियों को यहाँ क्या है, फांसी दे जाता है। इस क्रांति के समय में कुमाऊं में पहली बार क्या लगा था बेटा, मार्शल लॉ, जिसको आप सैन्य शासन कहते हैं। और यदि वर्तमान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 34 इसका उल्लेख करता है बेटा। पूर्ण तो आपने ब्रिटेन से कॉपी किया जब संविधान में रखा, इसी का बदला हुआ रूप जो क्या अफ्स्पा आप पढ़ते हैं बेटा, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जो इंडिया में चलता है इन क्षेत्रों में और 1857 में शुरू हुआ था अफ्स्पा। बेटा वो इसी का परिवर्तित रूप है, इसी का रूप है। इसके बाद आगे चलते हैं। कमिश्नर पद पर नियुक्त होने वाला हेनरी रैमजे नियुक्त होने से पूर्व ये क्या था बेटा, कनिष्ठ सहायक कमिश्नर था, वरिष्ठ सहायक था। और गढ़वाल और वरिष्ठ सहायक रहा था आपका कहाँ का, कुमाऊं का बेटा। ठीक है ना। यह 44 वर्षों तक उत्तराखंड में रहे, जिसमें 28 वर्षों तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर और 16 वर्षों तक बेटा अन्य पदों पर रहा। कौन, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे की यदि बात करें बेटा तो ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। और ये लॉर्ड डलहौजी के कौन थे, चचेरे भाई थे। कौन बेटा, हेनरी रैमजे लॉर्ड डलहौजी के क्या थे, चचेरे भाई। और लुसिंगटन की पुत्री के साथ बेटा इसने क्या है, विवाह किया हुआ था। किसके साथ, लुसिंगटन, जो 1838 से 1848 तक आपके यहाँ क्या रहा, कुमाऊं कमिश्नर, जिसकी बेटा कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और छपेगा पेपर में कि पहला कुमाऊं कमिश्नर जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था वो लुसिंगटन, हम पढ़ चुके हैं, उसकी पुत्री से ही विवाह किया था। रैमजे के समय में ही बेटा ये जो पादरी मतलब आप ईसाई धर्म के जो धार्मिक लोग या जो महात्मा या साधु संत आप कह सकते हैं बेटा, ये पादरी आया था भारत में और इसने भारत में
प्रथम मेथोडिस्ट चर्च का स्थापना कहाँ किया था? नैनीताल के अंतर्गत। इसके समय में 1863-64 ईस्वी में विकेट ने उत्तराखंड में कौन सा भूमि बंदोबस्त कराया बेटा? तो नवा भूमि बंदोबस्त सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त था। मैंने आपको बताया इसने भूमि को जो है 5 भागों में बांटा, तलाऊ, उपराऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ, दोयम, कंटील और इजरान भूमि भी कहा जाता था बेटा। इसके बाद है ना खसरा खतौनी जो बनाए गए वो इसी बंदोबस्त के द्वारा जो है बनाए गए थे। आगे चलते हैं यहाँ से। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास सबसे पहले छपेगा बेटा ग्रुप सी यूके SSSC में कि बताइए किस कुमाऊं कमिश्नर ने उत्तराखंड में सबसे पहले आपदा प्रबंधन विभाग का जो है या गठन करने की बात करी थी, तो वो कौन था? हेनरी रैमजे। 1867 में बेटा इसने हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया। बहुत प्यारा प्रश्न है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बेटा रट लेना, 3-4 बार इसको रिवाइज कर लेना, छपेगा पेपर में। हिल साइड सेफ्टी कमेटी किसने बनाया था? तो ये बनाने वाला कौन था बेटा? तो हेनरी रैमजे। कौन था? हेनरी रैमजे। क्या था हिल साइड सेफ्टी कमेटी? तो ये जो लैंडस्लाइडिंग होता है ना बेटा पर्वतीय क्षेत्रों में, आप सभी बच्चों को ये जानना है कि उत्तराखंड में आने वाली सबसे बड़ी आपदा क्या है बेटा? तो लैंडस्लाइडिंग है, भूस्खलन ही है। और ये जो लैंडस्लाइडिंग हो रहा है ना इन पर्वतीय क्षेत्रों से, ये जो पहाड़ खिसक रहे बेटा, इस लैंडस्लाइडिंग के ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ही बनाई गई थी कौन सी कमेटी बेटा? तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी। कब बनाई थी? 1867 में। पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, आपदा प्रबंधन का तो प्रयास किसने किया? हिल साइड सेफ्टी कमेटी किसने बनाई? तो 1867 में रैमजे ने। आगे चलते बेटा, तो इस कमेटी को स्थापित करने का उद्देश्य भूस्खलन के कारणों को जानना तथा पर्वतों को क्या था? सुरक्षित रखना था। ठीक है। इन्हीं के समय में 1880 में बेटा नैनीताल में भयंकर भूस्खलन आया और 151 लोग मारे गए थे। आप देखते हैं मालपा भूस्खलन से 4 बार यूके SSSC ने क्वेश्चन पूछ लिया है जो पिथौरागढ़ में हुआ था, तो इसको भी बेटा आप तैयार रखना। हेनरी रैमजे ने कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया तथा 1854 में नैनीताल में कुष्ठ आश्रमों की स्थापना की। रैमजे ने तराई भाबर में सिंचाई का काम किया तथा तराई भाबर क्षेत्रों में नहरों का जाल सा बिछा दिया था। यह जो है नहरें आज भी सिंचाई के प्रयोग में आती है। इसने अपने कार्यकाल में बेटा लगभग 219 किलोमीटर से अधिक नहरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है ना। अब तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, रैमजे के समय में क्या आया था? तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड। कुछ नहीं था। इसने बेटा एक ऐसा रिजर्व फंड बनाया था जब इमरजेंसी में सड़कें टूटेगी या पुल कोई गिर जाएगा, इस तरह की एकदम इमरजेंसी में जहां जो है एकदम से इमरजेंसी आएगा बेटा, तो उसके लिए एक रिजर्व फंड बनाया था और उसी फंड को बताया था इसने क्या? तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड बेटा। और ये तराई भाबर इंप्रूवमेंट जो फंड था वो इसके समय में इन सड़कों के रख रखाव के लिए तथा ये जो ब्रिज थे, ये जो पुल थे बेटा, इनके रख रखाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो सीधा सा प्रश्न है कि तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड किसने बनाया? हेनरी रैमजे ने। कब बनाया बेटा? तो 1883 में। हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना किसने किया? हेनरी रैमजे ने। भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं इनके रीजन को जानने को और पर्वतों को बचाना उद्देश्य था। तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड बेटा क्लियर है। आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया था? हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे जब बेटा कुमाऊं का कमिश्नर बनेगा तो कमिश्नर के साथ साथ ये वन संरक्षक भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है 1868 तक। तो कुमाऊं में बेटा वनों के संरक्षण का पहला प्रयास जो किया जाएगा बड़े स्तर पर, वो भी किसने किया था? हेनरी रैमजे। 1861 में ये जो वन प्रबंधन किया था बेटा, वन बंदोबस्त किया था, वो भी किसने किया था? हेनरी रैमजे ने। 1864 में वन विभाग की स्थापना भी किसने करवाई थी? हेनरी रैमजे ने। और इसके लिए भारत या उत्तराखंड बुलाए गए थे जर्मन विशेषज्ञ बेटा, और उसके बाद वो वन विभाग बनाया गया था। 1865 में आप पढ़ेंगे कि इसी के समय में कौन आया था? डिट्रिच ब्रांडिस नाम का वन महानिरीक्षक, भारत का पहला वन महानिरीक्षक बनकर आया। और डिट्रिच ब्रांडिस के प्रयासों से ही बेटा 1878 में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल की आपने स्थापना करी, जिसका नाम 1884 में आपने इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा। 1906 में उसके साथ रिसर्च का काम जोड़ा और इंपीरियल फॉरेस्ट वन स्कूल के नाम से जाना गया बेटा। 1914 में आपने इसका जो मुख्यालय वो चीड़बाग देहरादून में शिफ्ट किया था। उसके बाद 1923 में FRI को बिल्डिंग बनाने का प्लान तैयार किया गया
और सीजी ब्लूमफील्ड ने बेटा इसका मैपिंग किया था। ये आपको जो है इसका आर्किटेक्चर बनाया था। तो रोमन और ग्रीक शैली पर बना हुआ है बेटा कौन सा बिल्डिंग, FRI बिल्डिंग। 1929 में ये 6 साल के बाद बनकर तैयार हुआ। तो भारत में इस समय आप जानते हैं कि जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो कौन था, आपका लॉर्ड इरविन था। और फिर उद्घाटन में पहुंचे थे, इसीलिए बेटा ब्रांडिस गेट इसका एंट्री गेट था FRI का, और एग्जिट गेट आपका इरविन गेट। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में देहरादून में बताया था ये सभी चीजें। तो ये सारे के सारे काम बेटा किसके समय में होंगे, हेनरी रेमजे के। तो अभी तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड आपके क्लियर है कब बना, 1883 में। क्यों बना बेटा, पुलों और सड़कों के रख रखाव के लिए एक इमरजेंसी फंड था। हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब बनी, 1867 में बेटा। 5 या 10 बार रिवाइज करिए, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। क्या उद्देश्य था, लैंडस्लाइडिंग जो हो रहा था, लैंडस्लाइडिंग की जैसे ही कोई बात करेगा बेटा, उत्तराखंड में आने वाली सबसे बड़ी आपदा क्या है, तो लैंडस्लाइडिंग है ना। और ये आपका जो मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय वाले एरिया है बेटा, मैक्सिमम वहां पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हम यहाँ से नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रेमजे के प्रयासों से ही तराई भाबर में मलेरिया नामक बीमारी से मुक्त किया गया था बेटा। देखो तराई भाबर की यदि बात करेंगे ना, तो हरिद्वार से आप पौड़ी चलेंगे, पौड़ी से उधम सिंह नगर वाले पार्ट बेटा, और ये जो उधम सिंह नगर नैनीताल के प्लेन पार्ट है ये वाले, इसी को क्या कहते हैं, तराई भाबर क्षेत्र कहते हैं। और जब बेटा गर्मी या वर्षा ऋतु चलती थी तो यहाँ पर मलेरिया नामक महामारी का बहुत ज्यादा क्या था, प्रकोप था, है ना। हालांकि आगे आप जानते हैं बेटा कि मलेरिया का जो टीका तैयार करा था, वो मलेरिया का टीका भी अल्मोड़ा के रहने वाले बेटा किसने तैयार किया था आपका, तो अल्मोड़ा में ही, क्या नाम है उनका, जो है थोड़ा दिमाग से स्किप हो रहा है, मलेरिया का टीका जो बनाया आपका, तो ये उत्तराखंड के में ही बनाया गया बेटा। अभी रिवाइज कर लेंगे, अभी जान लेंगे नाम क्या था इनका, है ना, अल्मोड़ा के ही है ये, ठीक है ना। तो मलेरिया बीमारी से मुक्त करा था किसको, तराई भाबर को। इसीलिए इसे तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, तो तराई भाबर का विश्वकर्मा। किसको कहा जाता है, तो हेनरी रेमजे को कहा जाता है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद लॉर्ड मेयो 1870 में कुमाऊं की यात्रा पर थे, तथा इन्होंने तराई भाबर के प्रबंधन की, ये जो यहाँ पर शासन चल रहा था बेटा, मैनेजमेंट था इनका, हेनरी रेमजे का, इसकी प्रशंसा करके गया था। लॉर्ड मेयो को आप जानते बेटा कि 1871 में भारत की पहली जो सेंसस था, जनगणना था, वो कराया था, नियमित नहीं, पहली जनगणना, है ना। और फिर 1872 में ही बेटा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो कार्यकाल के दौरान ही मारा गया था बेटा, कौन, लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते तो इसी के समय में 1869 या 70 में बेटा किसकी स्थापना की गई, रानीखेत थाने की। किसकी स्थापना की गई, तो रानीखेत थाने की, है ना। मलेरिया का टीका बेटा ये अल्मोड़ा के ही थे, कौन, रोनाल्ड रॉस। कौन थे बेटा, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1897 में। कब बेटा, 1897 में, है ना। हुसैन खान नामक व्यक्ति को इसने लगभग 20 मच्छरों से कटवाया था, और फिर उसके अंदर ही वहां पर उन मच्छरों के अंदर बेटा मलेरिया परजीवी का खोज किया था। और फिर इसी के लिए इनको 1902 या 3 ईस्वी में बेटा चिकित्सा का नोबेल सम्मान दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1869 से 70 में रानीखेत थाने की स्थापना की गई। 1844 ईस्वी में बेटा अल्मोड़ा में इसने जो है मिशन स्कूल की स्थापना किया, और यही स्कूल आगे जाके 1872 या 71 में बेटा रेमजे स्कूल के नाम से फेमस हुआ। रेमजे स्कूल जो है इंटर कॉलेज था अपने आप में, क्या था बेटा, इंटर कॉलेज। और उत्तराखंड ग्रुप से पूछ चुका है कि रेमजे कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो हेनरी रेमजे के समय में 1871 या 72 बेटा, इसको देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद रेमजे नैनीताल में स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था बेटा। UKSSC ने छापा हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट है आपका क्वेश्चन को। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में किसने विकसित किया था, तो रेमजे ने। जरा देखिएगा, नैनीताल मिशन स्कूल 1850 में रेमजे ने बनाया। शेरवुड स्कूल बेटा 1867-69 में रेमजे ने बनाया। ऑल सेंट्स कॉलेज नैनीताल में रेमजे ने बनाया। स्टैनले स्कूल बेटा वर्तमान में बिड़ला विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बनाया। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल 1857 में इन्होंने बनाया। विलेजली हाई स्कूल बेटा 1884 में इन्होंने बनाया। सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 में हेनरी रेमजे ने बनाया, है ना। आप समझ ले बेटा कि कार्यकाल भले ही 1884 में समाप्त हुआ, लेकिन आप जाने कि 1892 तक कुमाऊं क्षेत्र में रहा, है ना। जब आप इस पर कमेंट करना चाहें तो उससे पहले ये समझ ले बेटा कि ये 92 तक कहाँ रहा था, कुमाऊं क्षेत्र में रहा था। और फिर 88 में इसने किया, सेंट जोसेफ कॉलेज बनाया था। आपके लिए प्रश्न एक है, वो ये है कि नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में बेटा किस कुमाऊं कमिश्नर ने जो है स्थापित किया था, तो वो कौन था, हेनरी रेमजे। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से बेटा। अगला क्वेश्चन है,
रेमजे के समय में बेटा अधिसूचित जिला अधिनियम शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित करवाया गया था। अब समझ लेते हैं बेटा कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट क्या है ना। देखो इसके समय में ब्रिटेन से बेटा 1869 में न्यायिक समीक्षा करने के लिए पीटर वैली आता है। कौन आता है बेटा? पी वैली या पीटर वैली कहा जाता है। छपेंगे आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से। और पीटर वैली जब आता है बेटा तो ये कहता है हेनरी रेमजे से कि मैं आपके यहाँ जो नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा है इसको समाप्त करूंगा यदि आपकी जो कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था उससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, है ना। तो फिर बेटा पीटर वैली ने जब ये आया तो इसने इस कुमाऊं क्षेत्र के बेटा नॉन रेगुलेशन प्रांत का जो दर्जा था, यदि आप इसको समझ गए होंगे नॉन रेगुलेशन प्रांत को बेटा, तो नॉन रेगुलेशन प्रांत ऐसे क्षेत्र थे जो बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल से बिल्कुल स्वतंत्र अलग कार्य करते थे, है ना। और इन्होंने पीटर वैली ने कहा कि मैं इस नॉन रेगुलेशन प्रांत के दर्जे को समाप्त करूंगा उत्तराखंड के। कब बेटा? 1869 में। और फिर नियमों कानूनों का एक पूरा के पूरा संग्रह हेनरी रेमजे ने इनके सामने रखा बेटा 1874 में। और इसी को कहा गया आपका क्या? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट। क्या कहा गया बेटा? तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कहा गया, ठीक है ना। तो ये छपेगा पेपर में बेटा कि कब बना था, तो 1874 में। पी वैली कब आया था? पीटर वैली बेटा कब आया था? 1869 में। किसके लिए आया था? कुमाऊं की न्यायिक समीक्षा के लिए। जबकि मार्टिन बर्ड किसके समय में आया था बेटा? तो मार्टिन बर्ड पहले आया गोबान के समय में, उसकी जांच किया, और देन आया लुसिंगटन के समय में जब द्वैत शासन की बात किया बेटा, है ना। और ये था पीटर वैली, ये किसके समय में आया था? तो हेनरी रेमजे के। और नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा समाप्त करने का इसने क्या किया बेटा? बात किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से 1891 में ही ये जो आपका उत्तराखंड या कुमाऊं है उसका बेटा नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा फाइनली समाप्त कर दिया जाता है। मैंने कल भी आपको बोला था 1815 से रहा बेटा ये दर्जा, और कब तक रहा? 1891 तक। इसके बाद सीधा के सीधा इनका ये कहना है कि उत्तराखंड का जो शासन चला होगा बेटा वो जिस तरह से पूरा भारत चलाते हैं ब्रिटिशर्स, वहां उनके गवर्नर जनरल, वैसे ही उत्तराखंड भी आगे चला है, ठीक है ना। रेमजे के द्वारा उत्तराखंड में वन संरक्षण का प्रयास किया गया बेटा। मैंने अभी आपको बोला था कि यदि उसने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने उत्तराखंड के वन संरक्षण का पहला प्रयास किया था, और ट्रेल आपके लिए ऑप्शन में बेटा तो आप कर्नल ट्रेल को लगाएंगे क्योंकि इसने 1818 में या 1816 में गोरखाओं के द्वारा जो वन व्यवस्था चल रही थी उसको समाप्त किया और नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया। 1826 में बेटा इसके साल के वनों पर पहली कटाई के यार उनके वनों की कटाई पर रोक लगाने वाला भी कौन था? तो ये भी आपका कौन था? ट्रेल था। लेकिन बेटा फाइनली जो वन संरक्षण का प्रयास करेगा बड़े स्तर पर वो कौन है? हेनरी रेमजे। इन्हीं के समय में डिट्रिच ब्रांडिस को बेटा कहा भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक बनाया गया था। कब बेटा? 1865 में भारत का पहला वन सर्वेयर महानिरीक्षक कौन बना था? डिट्रिच ब्रांडिस। इन्हीं के समय में 1878 में बेटा किसकी स्थापना की गई थी? दून स्कूल की। यदि आप देखेंगे कि इन्हीं के समय में बेटा 1861 में ये वन प्रबंधन किया गया था उत्तराखंड में, वो पहला वन बंदोबस्त भारत में भी इसी समय हुआ। और यदि भारत में हुआ होगा बेटा तो उत्तराखंड में भी हुआ होगा। और ये आपका ग्रुप सी ने पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी कि पहला वन बंदोबस्त बेटा उत्तराखंड क्षेत्र में कब हुआ? 1861 में। किसके समय? हेनरी रेमजे। अगला बेटा बोलेगा वो कि 1864 में वन विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? 1864 में, तो हेनरी रेमजे। और वन विभाग की स्थापना करने के लिए बेटा किसको आमंत्रित किया गया था यहाँ? तो जर्मनी से कुछ विशेषज्ञ बुलाए गए थे और उन्हीं के परामर्श के बाद बेटा स्थापित किया गया था आपका क्या? वन विभाग। जबकि पहली वन नीति जो फॉरेस्ट पॉलिसी लागू होगी वो 1894 में लागू होगी यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा तो 1878 में हम पढ़ेंगे फिर कि ये जो वन विभाग बनाया गया था बेटा, या 1864 में जो वन विभाग स्थापना किया गया था, तो इसी के तहत वन अधिनियम कब लाया गया था? 1865 में पहला और 1878 में बेटा दूसरा। 1878 में जो दूसरा वन बंदोबस्त लाया था ना, इसमें ये जो वन है इनको 3 भागों में पहली बार कैटेगराइज किया गया था, आरक्षित वन, संरक्षित वन और खुले या ग्रामीण जो वन थे बेटा। तो ये क्वेश्चन भी उसने पूछना है कि किस वन नीति के तहत किया गया था? 1878 की जो आपका पॉलिसी था, ठीक है ना। यहां से आगे बढ़ेंगे तो 1884 में दून इंपीरियल स्कूल का स्थापना। 1878 में बेटा दून स्कूल किसके प्रयासों से? डिट्रिच ब्रांडिस के कहने पर, ठीक है ना। फिर इसी का नाम दून इंपीरियल स्कूल कर लिया, दून वन स्कूल कर दिया। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया था बेटा। स्वतंत्रता के बाद इसी का नाम आपने क्या कर दिया था? FRI। आप समझ चुके हैं पूरा के पूरा इसको पहले ही। गणेश की गौर नामक स्थान बेटा अल्मोड़ा
अल्मोड़ा में है। और ये क्यों चर्चा में था, तो यहाँ कुष्ठ रोगियों के रहने के लिए आश्रम या अन्य व्यवस्थाएं कराई थी बेटा किसने, हेनरी रैमजे ने। तो गणेश की गौर को भी याद रखिएगा, आपकी यह स्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। हेनरी रैमजे कुमाऊं की जनता के बीच बहुत प्रसिद्ध थे तथा इन्हें पहाड़ी भाषा या कुमाऊनी भाषा अच्छी तरह बोलने आती थी और इसीलिए इनको रामजी साहब कहती थी कुमाऊं की जनता। और इसी रामजी साहब के नाम पर बेटा इन्होंने नैनीताल के रामनगर शहर की स्थापना करी थी। राम इनका नाम था, रामजी साहब था, और तभी तो नैनीताल का रामनगर शहर बेटा ये बसाएंगे कब, 1850 में, छपेगा पेपर में। तो रामजी साहब के बीच प्रसिद्ध थे कुमाऊं में और इसी नाम से बेटा रामनगर शहर बसा देंगे नैनीताल में 1850 में। इनके बारे में कहा जाता है कि 4 माह विंसर, 4 माह अल्मोड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में ये क्या थे, भ्रमण पर रहते थे। हेनरी रैमजे कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक था। इन्होंने यहाँ पर वनों की ठेकेदारी प्रथा को भी बेटा समाप्त करवाया था, ठीक है ना। ये जैसे ही 1856 में कमिश्नर बनेगा तो 1868 तक बेटा ये वन कंजर्वेटर के पद पर भी रहेगा, वन संरक्षक भी रहेगा। यही लिखा है 1856 से 68 तक वन संरक्षक भी थे। 1884 में काठ गोदाम नैनीताल में पहली बार ट्रेन जो है वो किसके समय में आई थी, तो रैमजे के समय में ही बेटा पहली ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी, याद रखिएगा। हेनरी रैमजे ने 1850 ईस्वी में रामनगर को बसाया, मैंने अभी आपको बोला था। और 1854 में बेटा अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रमों की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरी रैमजे के द्वारा ही किया गया था। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा हेनरी रैमजे से बनते हैं, बड़ा पॉपुलर ये कुमाऊं कमिश्नर है। इसके बाद 1884-85 में अगला जो कमिश्नर बनेगा बेटा रैमजे के बाद, ये कौन बनेगा, फिशर बनेगा। और फिर इसके बाद 8वां जो कमिश्नर आएगा बेटा ये कौन है, एच.जी. रॉस। एच.जी. रॉस के समय में आप देखेंगे बेटा कि इसी के समय में हम बात करेंगे तो मई 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना। गढ़वाल राइफल को जब भी पूछेगा बेटा आपको तो ये सबसे पहले कहाँ बनी थी, अल्मोड़ा में। और फिर 4 नवंबर 1887 को इसका जो मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया था वो कालो डांडा या लैंसडाउन में। और अभी भी बेटा ये कहाँ है, तो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है ना। तो ये गढ़वाल राइफल की स्थापना किसके समय में हुई थी, एच.जी. रॉस के समय में। 4 नवंबर 1887 को इसका मुख्यालय लैंसडाउन में है। इसके बाद बेटा इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी। ये जो आईएनसी बना था आपका, आईएनसी का जो बना था कब, 1884 में बेटा, है ना। 28 मई के आसपास इसका जो विचार रखेंगे बेटा वो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसको सबसे पहले रखेंगे। क्या नाम रखेंगे इसका, इंडियन नेशनल यूनियन कहते हैं बेटा इसको। और इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में इसे स्कॉटलैंड का रहने वाला ये जो बंदा है बेटा आपका कौन, A.O. ह्यूम, इसके द्वारा जो है स्थापना किया जाता है। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में कितने अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। तो चलिए यहाँ तक का बेटा आज कंप्लीट कर दिया हमने, 8 कमिश्नर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। पूरी तरह से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट जो क्लास है कल वाली उसमें हम इनको कंप्लीट करेंगे। तथा इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा बेटा वो कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त या जो भी बंदोबस्त हुए टोटल उत्तराखंड में उनके ऊपर होगा। और उसके बाद बेटा सिंचाई की जितनी भी प्रणाली है, चाहे आपके बगीचे हैं, आपके आलू की खेती है, आपका जैतून का खेती है, आपका केसर का खेती है, आपका बेलेडोला का जो खेती है, आपका जो जीरेनियम का जो खेती है, इन सब के ऊपर आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासों में। तो चलिए जुड़े रहें संगम दक्ष के साथ बेटा। लगातार हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, हिंदी तथा उत्तराखंड की क्लासें लगातार बेटा आपके बीच लेकर आ रहे हैं और आप अधिकतम लोगों को हमारे इस प्रयास के साथ जोड़ें। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।